Hi everybody, welcome to Success Series. Let's have a look at sectors of the Indian economy chapter. And in this chapter, we are going to discuss certain important MCQs and also questions that can be asked in your SST paper as short questions or long answer markers. दिस इज़ चैप्टर 2 ऑफ योर इकोनॉमिक्स एंड इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी किया है. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट चैप्टर एंड देन यू मस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू हैव अ फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स. वी हैव अ लॉट ऑफ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए हमने कई सारे PDFs कंपाइल किए हैं. यू हैव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो भी आपको सूट करे, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस MCQs, you can go and avail of that for free at examsuccess.successseries.net. ऑल्सो अगर आपको कोई लेसन एक्सप्लेनेशन नोट्स चाहिए, वीडियो लेसन्स चाहिए, ग्रामर के लेसन्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे. सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. एक बार उनको चेक करके फ्री PDFs को डाउनलोड करके यू कैन अवेल ऑफ देम सो दैट योर प्रेपरेशन इज़ मोर स्मूथ. So okay everybody, and on that note we'll be beginning with the MCQs for the day. We'll have a set of 10 MCQs जो भी मुझे important लगा to brief you about the essence of this chapter. We will do those क्योंकि 16 marks के questions आपके इस arena से आते हैं. So let's see in this chapter what are the few MCQs that we have, and you guys also please try and attempt it. जो भी यहाँ पे answers लिखे हुए हैं, before you see through it, or even if you have a flash through it, so please see whether you knew the answer to it or not. और अगर नहीं आता है then you must go and study the chapter thoroughly. So the first question is, which of the following activities does not belong to the primary sector? It is fishing, mining, banking and forestry. ये बहुत ही simple है क्योंकि the chapter's name is only sectors of the Indian economy. तो यहाँ पे हम लोग इंडियन इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनको क्यों और कैसे क्लासिफाई करते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था. दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बेस्ड ऑन वट एवर रीजन्स देर आर, जो कि मैं आपको बताते जाऊँगी. इट इज़ गोइंग टू बी बैंकिंग, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ टू डील विद नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ टू डील विद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज. एंड टर्शरी जिसमें वो सारी सर्विसेज हों जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को एड करें. Aid means they must help these sectors to rise. So banking is that service which helps the primary and secondary sector to grow. Fishing आपका आ जाता है प्राइमरी में because it is related to natural resources, similar with mining and the same thing with forestry. So this way you will be able to get hold of this question. Let's move to question 2. Which of the following sectors is the largest employer in India? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और IT सेक्टर. अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैच है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर नॉट द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर. तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था एक डाइकॉटमी हमने देखी थी, एक डिफरेंस हमने देखा था जहाँ पे जो सेक्टर विच इज़ द एग्रीकल्चरल पोर्शन, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल नेशन, तो एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़ जो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं मेनली बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर रहता है बट नॉट द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GDP, क्योंकि प्रोडक्शन में ये लोग कमेंसरेट तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड. हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था. सो इट इज़ गोइंग टू बी प्राइमरी सेक्टर. इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर. Now we will move to question 3. The task of measuring GDP, that is gross domestic product, is undertaken by the central government, state government, provincial government, all of the above. So your answer very easy is going to be central government. India has government at different levels because we practice the principle of federalism, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया है, and even in the other chapter that dealt with federalism as a whole. टास्क ऑफ मेजरिंग GDP, सेंट्रल गवर्नमेंट. एक ऑफिस है सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस.
ये वाले जो ऑफिस है ये आपके ये वाले स्टेटिस्टिक्स को मेजर करती है। व्हाट इज़ जीडीपी, वी हैड स्टडीड अबाउट इट, एंड ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा था। कौन इसे कैलकुलेट करता है? इट इज़ द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टिमेट द जीडीपी विच टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द इकोनॉमी। Now we come to question 4. Life insurance is an activity of the primary secondary service. यहाँ पे अब मुझे कुछ explain करने का नहीं है. All services like transportation, communication, banking, insurance, all of these are part of your service sector. So you can very well understand of this, and it does not require any explanation. Move to question 5. How do big private companies contribute in the development of a nation? तो जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इकोनॉमी को हम बहुत तरीके से क्लासीफाई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड व्हाट इज़ देयर रोल। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं? बाय इंक्रीजिंग द डिमांड्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, और बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ फॉर द रिच। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन है, देखिए फर्स्ट पॉइंट तो इज़ वेरी वेरी वीक, ये तो यहाँ पे फिट इन भी नहीं होता। डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, ये लोग जनरेट कर सकती है, दैट इन नो वे डेवलप्स योर नेशन। इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद देयर इंडिविजुअल बेनिफिट, नॉट विद द नेशंस बेनिफिट, ये इनकी मोटिव हो गई। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, डेफिनेटली येस, क्योंकि बहुत सारे वेंचर्स जिसमें पब्लिक कंपनीज या फिर गवर्नमेंट के नॉट टेक कंट्रोल, वो प्राइवेट के अंदर रहती है, एंड इट प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ फॉर द रिच विल नॉट प्रोवाइड यू डेवलपमेंट ऑफ नेशन. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर, वी कैन स्टिल थिंक अबाउट इट. तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं बिकॉज दे रन ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट, एंड इसीलिए ये लोग इतने बड़े बड़े वेंचर्स को सेटअप करती हैं बिकॉज दे हैव द कैपिटल, दे have the requisite technology. So that is why it is going to be option C, that is your correct answer. Now we will move to question 6. Which sector has emerged as the largest producing sector in India? Select from one of the following alternatives: secondary, tertiary, primary, or science and technology. So largest producing sector is going to be a tertiary sector. जब हमने एक analysis की थी from different years how the सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज, तो पहले हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट डोमिनेंट, देन सेकेंडरी के फेवर में आया था, एंड लेटर विद द राइज इन डिमांड फॉर सर्विसेज, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है. टूरिज्म, ईटिंग एट रेस्टोरेंट्स, ऑल ऑफ दिस कम्स विद इंक्रीज इन दी परचेजिंग कैपेसिटी. एंड जैसे जैसे आपकी प्राइवेट और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होती है, सिमिलरली डिमांड फॉर tertiary sector increases. Also, any basic economy will require the provision of these services, and that is why tertiary sector has been growing in importance. Despite employing a lesser number of people, it has been able to produce the most and contribute the highest amount to the GDP. So tertiary sector आपका correct answer रहेगा यहाँ पे. Please understand all of this. I am trying to relate it to the chapter explanation that I have provided you. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट चैप्टर. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. Now we will come to question 7. It talks about MNREGA, which is known as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which was passed in 2005. It aims at providing employment to people in rural areas जिनके पास कोई employment नहीं हो, and if they are willing to work, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ बेयर मिनिमम डेज के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें. अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती है एम्प्लॉयमेंट, तो भी गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उन्हें देने पड़ेंगे so that they are able to meet their basic life standards. So it talks about how many days of employment in a year in many districts of India. 200 days, 100 days, 30 days or 60 days. It is going to be 100 days. Now I have a homework for you. अब ये 100 डेज अभी की भी प्रोविज़न है या फिर कोई चेंज आ गई है, यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दिस. ठीक है, सो प्लीज़ डू अ लिटिल बिट रिसर्च. वाइल डूइंग दिस रिसर्च you will also be able to read about the successes of MNREGA, and you will be able to see the images. So this will help you retain it in a better manner.
Please don't forget what is the full form of this. It is an important act that has been brought about by the government to help the disadvantaged section of the people. Okay. Now we will come to question 8. Which of the following examples does not fall under unorganized sector? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो आपको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए. So I will go ahead with the question and then I will tell you as to what is the difference between the two, just in case you have forgotten. So which of the following examples does not fall under it? A farmer irrigating his field, a daily wage laborer working for a contractor, a doctor in a hospital treating a patient, a handloom weaver working on a loom in her house. So definitely C, क्योंकि यहाँ पे they are rendering services in an organized manner. ऐसा नहीं बोला गया है आपको कि किस टाइप का हॉस्पिटल है. सो वी विल अज्यूम दैट इट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका फॉर्मल सेक्टर होता है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट देखती है. बट अनऑर्गेनाइज्ड इज़ अनरेगुलेटेड. यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई रूल्स नहीं होते, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होती, बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन होती है. People work for conditions that are not very human to them, and they don't have very good kind of leave allowances etc. ये सारी facilities आपको unorganized sector में नहीं मिलती है. So it is the farmer, it is casual laborer and it is also handloom weaver who work into the unorganized sector क्योंकि इनकी rights regulated नहीं होती. Now we will come to question 9. Employment figures of a country are based on data collected from 5 yearly survey on employment and unemployment. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस सर्वे को कंडक्ट करती है? देर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. देर इज़ वन विच इज़ मनरेगा 2005. One is International Labour Organization or Census of India. So here it is a fact-based question and B is going to be your correct answer. We will move to the last MCQ for the day. Then we will take up the other short answer and long answer questions. Come to question 10. The money value of all final goods and services produced within a country during a particular year is called GDP. Definitely. हमने क्या देखा था कि एक सम टोटल हम लोग कर लेंगे. पहले हम लोग इसी बेसिस पे हर सेक्टर के प्रोडक्शन को मैप आउट करेंगे एंड देन वी विल ऐड इट फ्रॉम ऑल द 3 सेक्टर्स विच विल गिव अस द GDP. फाइनल गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, दोज गुड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर इन द फाइनल प्रोडक्ट, उनको डबल काउंट नहीं करेंगे. इसीलिए जो हमारी बिस्किट की पैकेट है उसमें मैदा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसमें शुगर एंड ऑयल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वापस से हम लोग शुगर, ऑयल एंड फ्लावर को नहीं काउंट करेंगे. वी विल ओनली काउंट द manufactured product which is biscuit in order to avoid double counting. That is why we say that only final goods need to be included and services भी definitely आती है. इसको मैंने बहुत अच्छे से elaborate किया था chapter explanation में. So this should be clear and this definition you must learn it. Now we will come to first question, which is a long type of question. What do you understand by disguised unemployment? Very important question. This is the same thing as underemployment. You can also call it underemployment. और इस चीज़ पे भी मैंने बहुत अच्छे से बात की थी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में. जिन्होंने भी मिस किया है उनको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरिया. तो देखिए, डिस्गाइज्ड मतलब जो छुपा हुआ है, anything that is hidden, okay, that is known as disguised. So basically यहाँ पे क्या लगता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर आउटपुट पे आप उनका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि प्रैक्टिकली वो लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं, बट इट जस्ट सीम्स दे आर एम्प्लॉयड बिकॉज दे आर गोइंग टू वर्क. सो इट इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लोग अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं. देयर पोटेंशियल इज़ टू प्रोड्यूस 20 kgs ऑफ राइस, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उसी पीस ऑफ लैंड में काम कर रहे हैं तो लैंड ये 15 kgs ही प्रोड्यूस कर सकती है. अगर 5 लोग भी करें तो भी वो ये चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई मीन अगर 1 person भी करे तो ही इज़ एबल टू प्रोड्यूस दिस 20 kgs. बट what is happening is that 2 people are employed here.
तो अगर वन पर्सन कैन प्रोड्यूस 20 kgs एंड टोटल आउटपुट ऑफ दिस एरिया इज़ 20 kgs, तो फिर वन पर्सन इज़ बेसिकली अनएम्प्लॉयड हियर, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन से कुछ ऐड नहीं हो रही है. सो इन दिस केस पर्सन कंसिडर्स हिमसेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि वो काम पे जा रहे हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्शन देन डेफिनेटली ही इज़ नॉट वर्किंग. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हो, क्योंकि अगर कोई एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 5 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज देर आर मैनी पीपल इन द रूरल एरियाज हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं, इनके काम करने से आउटपुट किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं हो रहा है. 50 kgs अगर प्रोड्यूस होने थे बाई 3 पीपल, तो 50 ही हो रहे हैं व्हेन 5 आर वर्किंग. सो बेसिकली ये जो 2 लोग हैं ये एक्चुअली काम पे जा रहे हैं, बट इनका काम में कोई आउटपुट में कंट्रीब्यूशन नहीं है. अर्बन एरियाज़ में आप क्या देख सकते हो, जैसे कि पेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये लोग को डेली बेसिस पे काम नहीं मिलता. सो ऑल्दो दे आर पेंटर्स, ऑल्दो दे आर इलेक्ट्रिशियंस, बट देन दे आर वर्किंग फॉर लेस देन देयर पोटेंशियल, क्योंकि एवरी डे दे डोंट हैव द requisite amount of work. So this is the problem of disguised unemployment. Now we will come to question 2. How is the tertiary sector different from other sectors? Illustrate with a few examples. So देखिए, tertiary sectors are activities that help in the development of primary and secondary sectors. They help provide those services which aid the growth of the primary and secondary sectors. They are different क्योंकि ये लोग एक गुड को प्रोड्यूस नहीं करती है. जब आप ट्रांसपोर्ट देखोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि क्या मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट है, बट दे ओनली सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि दे हेल्प टू शिप गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर ये नहीं रहते तो हमारा प्रोडक्शन जो था, अगर हम लोग बहुत ही अनलिमिटेड प्रोडक्शन भी करें बट हमारी मार्केट बहुत लिमिटेड हो जाती. तो एक कोई गुड अगर प्रोड्यूस हो रहा है टर्शरी सेक्टर से, दैट इज़ नॉट ट्रू, बट डेफिनेटली प्रोडक्शन प्रोसेस को ये सारी एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं. सो ट्रांसपोर्ट, जैसा मैंने आपको बोल दिया, गुड्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द टर्शरी सेक्टर. दिस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड शॉपकीपर्स कम अंडर द टर्शरी सेक्टर. ये लोग गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग उस गुड्स को पहुंचाने तक फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं. एंड अगर ये सर्विसेज डेवलप नहीं हो देन डेफिनेटली दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी स्मूथ. Now we come to question 3. For each of the sectors that we came across in this chapter, why should one focus on employment and gross domestic product? Could there be other issues which should be examined, discussed? तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और कैसे हम लोग उस इकोनॉमी की हेल्थ को डिसाइड कर सकते हैं, हाउ हेल्दी द इकोनॉमी इज़, या फिर अंडर डेवलप्ड है, किस बेसिस में हम लोग ये सारी चीज़ों को इवेलुएट करते हैं. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आर एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी. डेफिनेटली येस, क्योंकि इसी से आपको ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल जाती हैं. बट क्या और भी कोई इश्यूज़ है जिन्हें देखा जाता है इन ऑर्डर टू असेस the condition of the economy? So let's have a look at it. Employment and GDP, 2 of the most important factors है development of a country में. They check the overall productivity and national income. Employment से हमें ये पता चलता है कि कितने लोग employed हैं and कितना वो लोग produce कर पा रहे हैं. तो इससे हमें उनकी productivity भी पता चलती है कि how many people are employed and how efficient they are. And national income हमें पता चलती है through the help of GDP. सो डेफिनेटली दिस हेल्प टू टेल अस कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप्ड है. अगर कंट्री की हाई एम्प्लॉयमेंट रेट होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जीडीपी, नेशनल इनकम और एवरेज इनकम इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो ज़्यादा लोग के पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इसीलिए हम लोग इन 2 फैक्टर्स को, पैरामीटर्स को अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देते हैं इन इवेलुएटिंग एनीथिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है फॉर एनी
इकोनॉमी, बिकॉज मान लीजिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, बट यू आर नॉट एट योर बेस्ट हेल्थ, देन डेफिनेटली आपके प्रोडक्टिव ईयर्स कम हो जाएंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एम्प्लॉयड विथ योर फुलेस्ट पोटेंशियल। आपके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप जो कर सकते थे आप वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एजुकेशन ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप पॉवर्टी के ट्रैप में फंसे हुए हैं, then definitely you will not be able to be employed, and then there will again be a problem. Food production, nourishment, all these are other issues that need to be taken care of, that also help to tell about the economy. क्योंकि मान लीजिए कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, बट अगर उसकी मोर देन हाफ द पॉपुलेशन मॉल नरिश्ड है, दे आर जस्ट मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स, तो इवन देन यू आर नॉट अ डेवलप्ड इकोनॉमी। सो ये सारी फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है to call yourself as developed. Now we will come to question 4. Do you think the classification of economic activities into primary, secondary and tertiary is useful? Explain how. तो ये जो हमने सेग्रीगेशन की है, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये यूज़फुल है। तो डेफिनेटली यूज़फुल है, क्योंकि फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया था मैंने आपको चैप्टर से, तभी मैंने आपको बताया था कि पीपल वर्क इनटू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक दूसरे से अलग होती है। अगर हम इन्हें क्लासीफाई नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई और लोकेट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और सर्विसेज। सो क्लासिफिकेशन इज़ यूजफुल बिकॉज it tells us that people are occupied into different occupations, and in the end it also helps us evaluate कि भाई कितने लोग कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है, and how much is that sector actually contributing to our income and growth. It is also important because it helps in asserting that which sector contributes the most in the GDP and which has the scope to employ more people and thereby increase the national income. जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है तो हम लोग accordingly अपने focus को shift कर सकते हैं in order to make our country more stronger. Now we will come to question 5. Tertiary sector is not playing any significant role in the development of Indian economy. Do you agree? Give reasons in support of your answer. तो डेफिनेटली बहुत ही रिडंडेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज वी हैव सीन द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। 4 रीजंस भी आपके चैप्टर में मेंशन किए गए थे। टर्शरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था बिकॉज इट इज़ सर्विसेज दैट आर द न्यू एज डिमांड, राइट? इट इज़ सर्विसेज दैट आर ड्राइविंग मोस्ट पीपल टू हाई एंड जॉब्स. पीपल आर अर्निंग अ लॉट आउट ऑफ इट, एंड अ लॉट ऑफ hubs are emerging that are providing you with a lot of service opportunities and employment opportunities. Hence, this is not correct. Tertiary sector is one of the largest contributors to the Indian economy. In the year 2003, tertiary sector replaced the primary sector, जो कि मैंने आपको change के बारे में बताया था. It became the most producing or the largest producing sector in the country. A few reasons are: प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर तब तक फ्लरिश नहीं कर पाएंगे जब तक टर्शरी सेक्टर बूस्टेड अप नहीं हो. टर्शरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है टू द नेशनल इनकम बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. एजुकेशन जो कि बेसिस ऑफ एवरीथिंग है वो टर्शरी सेक्टर के अंडर आती है. इफ़ यू आर एजुकेटेड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड वर्क फॉर योर सेल्फ. सो दिस पीपल दे कम अंडर द टर्शरी सेक्टर एंड हेंस इट बिकम्स a point of emphasis, or it becomes something that is very very important. It also provides maximum employment opportunities, and जैसे जैसे purchasing capacity बढ़ती है वैसे वैसे demand for this services increases. So tertiary sector की importance बिल्कुल कम नहीं हुई है. In fact, it has been rising. So by that you will get the answer to your 5th question. Now let's see what do we have as the 6th question. Give a few examples of public sector activities and explain why the government has taken them up. तो public sector activities वो होती हैं जिसमें major asset owning and major dealing government की रहती है. So these are set up with the मोटिव ऑफ हेल्पिंग द पब्लिक. तो जैसे कि नाम ही पब्लिक है, आप वहीं से समझ जाइए कि दिस आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक. गवर्नमेंट इन्हें क्यों लेती है? क्योंकि शायद प्राइवेट इन सेक्टर्स में मोटिवेटेड नहीं हो. प्राइवेट सेक्टर मेनली रन्स ऑन प्रॉफिट इंसेंटिव, लेकिन कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़,
प्रोवाइडिंग यू विद इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें बेसिक सर्विसेज हो गई जो कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ में नॉट ऑलवेज बी इंटरेस्टेड। हेंस गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस अप ताकि उनकी पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हो एंड कुछ कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि बेसिक फैसिलिटीज़ मानी जाती हैं वो पीपल ऑफ द कंट्री को अवेलेबल हो। बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर and all the basic things that are necessary for people may come under the public sector. That does not however mean कि आपके पास private banks नहीं हो सकते, but definitely mode of operation of a public sector bank and a private sector bank will be different. They will both run on different motives. पब्लिक का ये रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, कि लेट्स मेक इट मोर बेनिफिशियल टुवर्ड्स द पीपल, एंड प्राइवेट का ये रहेगा कि लेट्स अर्न मोर बाय ऑल्सो प्रोवाइडिंग बिजनेसमैन एट्सेट्रा सम सर्टेन काइंड ऑफ इंसेंटिव्स. Providing these facilities to the citizens is the responsibility of the government, and hence government takes care of the needs of the public by providing public facilities or by controlling the public sector. Now we will come to question 7. Explain how the public sector contributes to the economic development of a nation. So public sector is the sector that comes under the government of India. The reason for the government to take responsibility is because basic necessities of people including water, electricity, irrigation all fall under this category. तो अगर government step up नहीं करेगी और अगर private facilities सिर्फ रहेंगी जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी तो वो एक हाई कॉस्ट पे प्रोवाइड करेंगी, नॉट नेसेसरी दैट इट विल टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन. एंड जब ये चीज़ ओनली प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगी तो बहुत लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अनअफोर्डेबल हो जाएंगी ये सर्विसेज, अनअफोर्डेबल, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इन सर्विसेज को प्रोवाइड करे ताकि इट प्रोवाइड्स देम एट अ बेयर मिनिमम कॉस्ट, so that it is available to everybody, and hence it helps in the development because all these are basic necessities. And जब government step up करती है तो it ensures that these things are provided to its citizens. If these departments are left unattended, it will result in the downfall of the economy क्योंकि country की growth stop हो जाएगी. There will be no one to cater to its citizens, and definitely people in the rural background. Villages are the backbone of India. वहाँ का ही अगर हम ख्याल नहीं रखें तो डेफिनेटली हमारी डेवलपमेंट स्टॉल हो जाएगी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, एंड अगर पीपल को बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाए तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ होल अफेक्ट होगी, एंड इन रिटर्न कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टॉल हो जाएगी. गवर्नमेंट स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज़ को बहुत इनकरेज करती है फ्लरिश करने के लिए, और इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ स्कीम्स दैट विल हेल्प people from the marginalized sections. It also helps to boost the medium and small sector enterprises. So ये सारी government initiatives चलती रहती हैं because it does realize that public sector's growth is very very important. Provision of public facilities is very very important to keep the country going. Now we will come to question 8. Using examples from your area, compare and contrast that activities and functions of private and public sectors. सो इन द प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, एसेट्स और इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल्स ओन करते हैं या फिर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं. दे आर बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड इन पब्लिक सेक्टर्स दिस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. इसमें मेजर होल्डिंग गवर्नमेंट की होती है. कुछ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी होती है जहाँ पे जॉइंट स्टेक होता है बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर का. प्राइवेट सेक्टर की मोटिव होती है प्रॉफिट्स अर्न करना, पब्लिक सेक्टर की मोटिव होती है कि प्रोविजन कर दे, वी शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द पब्लिक एंड देन फ्रॉम देयर वी शुड अर्न वट एवर प्रॉफिट वी कैन. Common examples of public sector that we can see are government banks, government schools, municipal hospitals, Indian Railways, post office, etc. And private sector में जो huge IT companies हैं, बहुत सारे malls and multiplexes हैं, जिनको देख के ही आपको समझ आ जाता है these are high end products that are being provided and hence are provided
फॉर द रिचर सेक्शन, क्योंकि उन लोग ही उसे अफोर्ड कर पाएंगे. दोज आर बेसिकली दैट कम अंडर द प्राइवेट सेक्टर. सो इस तरीके से आप अपने एरिया में भी थोड़ी बहुत इवैल्यूएशन कर सकते हैं. जो भी मॉल्स वगैरह हैं दे विल डेफिनेटली कम अंडर द प्राइवेट सेक्टर, एंड जो भी पोस्ट ऑफिस आपको देखने को मिल रही है दैट इज़ बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे विच आर पब्लिक बैंक्स. सो इन दैट वे यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. Now we will come to question 9. Explain the objective of implementing Manrega. It is also known as, सो महात्मा गांधी ऐड हो जाता है एंड इट वॉज पास्ड इन 2005. सो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होनी चाहिए. इट बेसिकली एम्स टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. कभी कभी क्या होता है, एक एग्रीकल्चरल लेबरर है, इनको काम करना है, विलिंगनेस है, ये काम पे जा भी सकते हैं बट इनके पास कोई काम नहीं है. तो ही विल अप्रोच द गवर्नमेंट अंडर दिस फैसिलिटी दैट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट इन 2005 कि भाई मुझे काम करना है, आई डोंट हैव एनी वर्क. और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ फिक्स डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको एक साल में प्रोवाइड करे, ताकि एटलीस्ट उन दिनों के लिए वो लोग वेजेस अर्न कर सके और अपने पूरे ईयर का खर्चा मीट कर सके. इट ऑल्सो स्टेट्स दैट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, अब मान लीजिए गवर्नमेंट के पास भी कोई स्कोप ऑफ काम नहीं है विच इट कैन प्रोवाइड टू दिस एग्रीकल्चरल लेबरर, तो भी इनकी ड्यूटी बनती है कि इफ समबडी हैज़ अप्रोच्ड देम अंडर दिस एक्ट दे विल हैव टू बी गिवन वेजेस एंड अलाउंसेस. एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना भी गवर्नमेंट का रोल बनता है अंडर दिस एक्ट. So this has to be created for the villages, smaller towns and for the poorer people. And now we come to the last question for this session. How are the activities in the economy classified on the basis of employment conditions? So let's see. On the basis of employment conditions, that means जो भी आपके employment के terms है, terms of employment, उनके basis पे economy को दो sector में classify कर सकते हैं, which I have briefed you about, organized and unorganized. Organized में government regulations रहती हैं, जो भी government के rules and laws होते हैं enterprises have to follow that. यहाँ पे employee friendly policies होती है because they value their employees, they provide them with leaves, they provide them with fixed working hours, they provide them with various other kinds of medical allowances etc. एंड यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब भी रहती है, कभी भी कोई भी आपको नहीं निकाल सकता. यू ऑल्सो हैव हाई वेजेस अंडर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स हैं, ये सारी टेम्पररी होती हैं, इनमें कोई भी फिक्स्ड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है बिकॉज यूजुअली पीपल हु आर नॉट प्रिविलेज दे विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. एंड क्योंकि इनको किसी भी तरीके से काम करना होता है टू मीट द daily needs, that is why these people are also paid less and are exploited. यहाँ पे बहुत ज़्यादा regulations नहीं होती है. With this we come to the end of this chapter and your syllabus for this chapter. It is a very short and sweet chapter. Mainly आपके economics में class 10th में you have small chapters only. So you just need to understand the broader concepts and you will be able to answer the questions. जितने भी questions हमने यहाँ पे किए हैं, apart from this you shouldn't be getting any questions. So you must be well prepared with these questions because जो भी आएगा it will come around this. So you should be able to answer it then. Thank you so much for staying connected to me. I will bring you another set of lessons and we will cover your economics as well. And till then, study hard. All the very best. Thank you.